हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, सर डीडीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमें बीए करना है और इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस एक बार डिस्कस कर दीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बीए के लिए जो हम देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे और उन टॉपिक्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, इन सब पे हम बात करेंगे। उसी को लेकर के वीडियो है, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बीए एंट्रेंस एग्जाम में डीडीयू के लिए पूछी जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या तो होता है। आपको पता होगा कि जब आप यहाँ पे सीयूटी देने जा रहे हैं, सॉरी ये डीडीयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसका जो पैटर्न होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं 100, यानी कि 100 क्वेश्चन का एक पेपर होता है और इस 100 क्वेश्चन के लिए जो मार्किंग होती है वो होती है 200 की, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर का पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 2 मार्क्स यहाँ पे कैरी करता है। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। उस हिसाब से अगर 100 इंटू यहाँ पर हम 2 करेंगे तो 200 नंबर का टोटल पेपर आपका बनता है, ठीक है। बात करते हैं सर, क्या हमारी निगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं, निगेटिव मार्किंग आपको डीडीयू के एग्जाम में नहीं देखने में आएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो इसका आपको 2 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन गलत करने पे आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए इतनी बात हुई। अब सर हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस को लेकर के बच्चे बहुत यहाँ पे डाउट में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं। देखिए बीए का सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यहाँ पर जो टोटल आपके 7 टॉपिक्स दिए गए हैं, इन 7 टॉपिक्स में से आपका पूरा बीए एंट्रेंस एग्जाम डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए आपका तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर आता है, पहला जो आता है आपका वो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि भाषा की समझ। अब भाषा की समझ क्या होगी और किस लेवल की आपको होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें दी गई जाएंगी वो 10+2 लेवल की होंगी। इसका मतलब है कि आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके बारे में आपको भाषा की क्या समझ है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कैसा है उस पर। यहाँ पर आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंग्लिश के होंगे, ठीक है। अब देखिए जो हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंग्लिश के होंगे, इसमें आपका ग्रामर और व्याकरण, यानी कि चाहे लिटरेचर की बात कर लें या फिर हम साहित्य की बात कर लें, दोनों पूछा जाएगा, दोनों में से, ठीक है। हिंदी में आपके जैसे संधि, विक्षेप, समास, विग्रह और ये क्या कहते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारा आता है, ठीक है। और इंग्लिश में भी बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ट्रांसलेशन का कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। कोई ट्रांसलेशन दिया होगा, उस ट्रांसलेशन में एक बीच में गैप होगा, उसमें बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सही तरीके से आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस, और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से भी आते हैं, लिटरेचर से काफ़ी, यानी कि कौन सी रचना किसकी है, जो क्लास 12 तक आप लोगों ने पढ़ा है ना, कि जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है, महादेवी वर्मा की ये रचना है, और जो रचना होती है उस रचना का, ठीक है, मैं लिख देता हूँ कौन सी रचना किसकी है, ठीक है, और उस रचना की विधा क्या है, किस विधा की वो रचना है। विधा का मतलब हुआ कि वो यहाँ पर उपन्यास है, कहानी है, ठीक है, कि जीवनी है, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्या रचना है, रचनाकार कौन है और उसकी विधा क्या है, ठीक। ये क्वेश्चंस आपसे काफ़ी पूछेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 12th लेवल का शेक्सपियर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। ग्रामर से क्वेश्चन यहाँ पर आपके अच्छे खासे आते हैं, यानी ग्रामर जो है इंग्लिश पे थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिएगा, जो कि ज़्यादा आपसे हार्ड या टफ तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़, ठीक है। एक जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस, ठीक है। इस जीएस में आपका 3 टॉपिक मेंशन किया गया है। एक है इंडियन हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड कल्चर। अब इंडियन हिस्ट्री की बात है, यानी कि भारतीय इतिहास, संपूर्ण भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है।
वर्ल्ड हिस्ट्री तो लिखा नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री अब वो प्राचीन समय की भी हो सकती है, एंसेंट भी हो सकती है, मेडिवल भी हो सकती है और आपका मॉडर्न भी हो सकती है। तो तीनों का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका आता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का कहते हैं दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र। यहाँ पर बच्चे आकर के फंस जाते हैं कि सर कैसे आएंगे। तो यहाँ पर भी फिलोसॉफी में आपका जैसे अद्वैतवाद, भगवत गीता, ठीक है, न्याय दर्शन, ठीक है, जिसे ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो ऐसे बेसिक टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब परेशान होइएगा नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिलेबस बड़ा है, कैसे कवर होगा, तो कुछ काम नहीं करना है, बस एक सिंपल सा काम करिए, समय है अभी बच्चों आपके पास, ठीक है। जाकर गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन अवेलेबल है, जाकर डाउनलोड कीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको एकदम मतलब जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग पूरा कोर्स प्रिपेयर किया गया है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, एकदम स्ट्रक्चर वे में। बस जितनी आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए नीड है, सारे सिलेबस को कवर करते हुए अच्छे से, ठीक है, ताकि वो आपको अगर कभी पढ़ा भी नहीं है वो सब्जेक्ट, तो हमारे वहाँ जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने ऐसा पढ़ाया है कि आपको वो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम की जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो डोंट मिस बच्चों, ठीक है, जा करके डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर करियर का सवाल है और ऐसे में आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप ना जाने कहाँ कहाँ अपने पैसे, कहीं पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, कहीं कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। एक करियर की बात है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना अगर आपको सब आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है कल्चर। कल्चर की बात आती है तो संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें वर्ल्ड के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं। हम DDU का एग्जाम दे रहे हैं, आपको इंडियन कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि किस स्टेट का, किस राज्य का कौन सा यहाँ पर फेमस डांस है, ठीक है, फेमस डांस कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जो क्लॉथिंग होती है, यानी कि कौन से कपड़े किस राज्य में मशहूर हैं, ठीक है, वहाँ के फूड के बारे में होता है कि किस राज्य में कौन सा फूड यहाँ पर है, वहाँ के आपके ऑक्यूपेशन, ठीक है, यानी कि व्यवसाय के बारे में होता है कि किस राज्य में कौन सा व्यवसाय यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कल्चर से, संस्कृत से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। अगला आता है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया, देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया, उस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब सर ये हमें कहाँ से पढ़ना है? ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसके लिए आपको काम करना है 1857, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था, वहाँ से लेकर के हमारे जो भी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके प्रयासों को अच्छे से अध्ययन करते हुए 1947 तक हम यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप अगर 1857 से लेकर के 1947 तक का पूरा भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, उसमें देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे हमारे जो भी हमारे शहीद हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने कैसे संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने में। तो ये एक दौर था इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल का, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यही लोग देश को आज़ाद कराने में अपना रोल निभाए। नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसमें आपको जो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी प्रक्रिया है वो पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, ये ऐसे क्वेश्चन कि बजट कैसे तैयार किया जाता है। ये जो आप देखते हो ना, अगर आप देखोगे तो यूपीएससी की एक बहुत अच्छी बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वो तो बहुत ही एकदम रेफरेंस हो गई बुक, ठीक है। आप बेसिक क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो जो अभी तक आपने एकदम 12th लेवल तक पढ़े हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, ठीक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे तो आप मिस कर ही नहीं सकते। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोशल एंड एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि भारत का जो सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था है उसके बारे में क्या रहा है। ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक आपका आता है सोशियोलॉजी से, यानी कि समाजशास्त्र से लिया गया है। डीडीयू का एक मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि डीडीयू ने जो भी अपना सिलेबस तैयार किया है वो आर्ट साइड, आप जानते होंगे ना, आर्ट साइड, 12th की आर्ट साइड के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। एलयू का थोड़ा स्ट्रक्चर इससे भिन्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय का, लेकिन हम डीडीयू की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको सोशोलॉजी की जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है वहाँ पे ये मिल जाएगा कि भारत में सामाजिक और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसी रही है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होगा कि पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, अब क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि हम लोग इंटरेक्ट हो पा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो शिक्षा में बदलाव हुए हैं, ठीक है। अब ये शिक्षा के लिए भारत में कौन कौन से अधिनियम लाए गए, कब लाए गए, क्या क्या सुधार हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, ठीक है। तो इंडिया में एजुकेशनल जो भी सिस्टम रहा है और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को, ये क्वेश्चन आप देख लेना कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी कब आई, ठीक है। इस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको देख पा रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, क्योंकि आपके एजुकेशनल सिस्टम का है और आप उसी पैटर्न पे अपना बीए का जो है वो करने जा रहे हैं कोर्स, ठीक है। फिर इसके बाद इंडियन सामाजिक चीज़ों में क्या होता है, सामाजिक चीज़ों में आप क्या देखेंगे, सामाजिक चीज़ों में आप यही पाएंगे कि मतलब ये पितरात्मक व्यवस्था क्या होती है, मात्रात्मक व्यवस्था क्या होती है, यानी कि किस किस राज्य में ये व्यवस्थाएं हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसे सिस्टम। मतलब अगर साधारण तौर पे कहा जाए, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि जो परिवार का मुखिया होता है वो पिताजी होते हैं, लेकिन अगर दक्षिण के राज्यों में चले जाएंगे तो जो परिवार का मुखिया है वो माता जी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे, और जो होती है महिला होती है वो परिवार की मुखिया होती है, तो वो मात्रात्मक हुई, ठीक है, ऐसी सत्ताएँ, ठीक। और सामाजिक जितनी भी रीतियाँ हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक। तो ये सोशोलॉजी का एक टॉपिक है। इसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी, इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी आपके 3 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाना है, जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में आपके 3 टॉपिक हैं। पहला है आपका एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित आपको पूछेगा प्रश्न, जैसे कि हरित क्रांति पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जिसे आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कब किसने दिया, हरित क्रांति के जनक कौन हैं, ठीक है। हरित क्रांति में कौन सी फसल यानी कि क्रॉप्स आती है, तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, हरित क्रांति पर ही नहीं आएंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में रोल कितना है, एग्रीकल्चर का जीवीए में रोल कितना है, ऐसे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके बनते हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो हम क्रेडिट है, यानी कि जो लोन है वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, कौन से कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी हम लोन वगैरह सब लेते हैं, ठीक है। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी, पीएनबी वगैरह तो नहीं आएगा, लेकिन जो मेन है। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा, ये जो आपका है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे आपका क्वेश्चन आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। आरआरबी, एक क्वेश्चन आएगा आरआरबी, जिसे आप लोग कहते हैं रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई। ये सारे आपके क्या हैं, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक ही एक ऐसा बैंक माना जाता है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर में क्रेडिट दिया जाता है। तो जो भी संस्थाएं एग्रीकल्चर को क्रेडिट देती हैं, लोन देती हैं, उन संस्थाओं की स्थापना कब हुई है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस। इंडस्ट्रियल बिजनेस में क्या होगा, जो भी आपका
औद्योगिक व्यवस्था है, जैसे आपकी कृषि हुई उसी प्रकार से औद्योगिक व्यवस्था। इंडस्ट्रियल बिजनेस में आप देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्री को लोन दे सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, ठीक है। कौन सी जो इंडस्ट्री है वो पहली बार लगाई गई थी, जूट जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। जूट की फैक्ट्री भारत में कब लगाई गई पहली बार, ठीक है। और आयरन की यानी लोहे की पहली फैक्ट्री भारत में कब लगाई गई। तो इंडस्ट्री से जुड़े जो भी इंडस्ट्रियल बिजनेस के आपके क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स में, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में एक और टॉपिक रह गया, ठीक है, ये नोट कर लेना कि जैसे महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा महालवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था कब आई, ठीक है, और व्यवस्था में क्या क्या मतलब प्रावधान किए गए थे, ठीक है, किससे कैसे किस तरीके से लगान लेना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी आप आएंगे। मैंने आपको बोला कि कहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपकी चीनी हुई, चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। लोहे के उत्पादन में कौन सा है, इस्पात यानी कि जो स्टील कंपनी है उसका क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ सेल की स्थापना कब हुई, SAIL सेल की स्थापना कब हुई, ठीक है। टिस्को की स्थापना कब हुई, ये सारी जितनी भी स्थापनाएं हैं आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ टाटा की स्थापना कब हुई, ठीक है, टाटा जो आपकी आयरन कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई। और ऐसे ही करके जितने भी आयरन स्टील कंपनीज हैं इनकी आपको स्थापना याद रखनी है। इंडस्ट्रियल बिजनेस में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो लास्ट इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है वो है आपका 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान कितने थे, टोटल आपके 12 5 ईयर प्लान थे, ठीक है। अब इन 12 5 ईयर प्लान में आपका क्या क्या पूछ सकता है, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब इन 12 5 ईयर प्लान में आपका क्या क्या चीज़ें पूछ सकती हैं, नोट कर लेना। देखिए पहला यहाँ पे पूछ सकता है आपका ग्रोथ रेट, कि ग्रोथ रेट किस 5 ईयर प्लान में कितनी रही, ठीक है, और कितनी एक्सपेक्ट की गई और कितनी वहाँ पर प्राप्त हुई, ये भी, ठीक है। और साथ ही साथ कि किस यहाँ पर पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था, ठीक है। और साथ ही साथ उसका लक्ष्य क्या था, उसका क्या एक प्रकार से एम था, आप समझ लो गोल था, ठीक है। कि जैसे फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसका एम था कि मतलब कृषि में विकास करना। सेकंड आया PC महालनोबिस, उसका मॉडल था सेकंड पंचवर्षीय का। और साथ ही साथ उसका उद्देश्य रखा गया क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत बनाना। तो एक पूरा सीक्वेंस है। इसी तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाएं मिल जाएंगी। आप पंचवर्षीय योजना को डालोगे आपको कहीं पर भी ये कंटेंट अच्छे से एकदम सीक्वेंस से प्रोवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके MCQs के इस पर बनते हैं, ठीक है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। हाँ, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि समकालीन कुछ महत्व के जो आपके राष्ट्रीय नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। समकालीन यानी कि अभी जो आप हाल ही में देख रहे हो कुछ महत्वपूर्ण आपके जो राष्ट्र यानी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है हाल ही में, ठीक है, जैसे मोहम्मद शमी को दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक। और साथ ही साथ किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक, ये भी आपसे पूछेगा। कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ पर होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं। और फिर इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स में अगर हम देखें तो जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स उनके बारे में आप देख लेना, ठीक है। जैसे आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप उन्हें याद कर लीजिएगा,
ठीक, स्पोर्ट्स तो मैंने बता दिया कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, क्या क्या पूरा होता है। तो ये पूरी चीज़ें आपके पूरे सिलेबस को मैंने डिस्कस किया है। कुछ हेल्प हुई हो तो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि सारा पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल आपको काम ये करना है कि जाइए गूगल प्ले स्टोर पे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को आप जा कर के यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको पूरे स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा कोर्स तैयार किया गया है। बीए का DDU के लिए आप जा कर के कोर्स ज्वाइन कीजिए। और आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कूपन कोड, ठीक है, कूपन कोड यूज़ करते हैं, कूपन कोड आपका क्या रहेगा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो आपका कूपन कोड है वो रहेगा एग्ज़ाम 10 विदाउट स्पेस एग्ज़ाम 10। ये आपका कोड है, आप जा करके इसे इस्तेमाल कीजिए और 10% का जो डिस्काउंट है वो पाइए, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा है, जा करके अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर और आसान बनाइए, क्योंकि कम समय में एक अच्छा कंटेंट प्राप्त करके आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फिलहाल आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।